नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। दोस्तों, डिक्टेशन का पीडीएफ और आउटलाइन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप अधिक से अधिक ऑडियो डिक्टेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से ये डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू करेंगे। महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के सभी दशकों में सरकार ने गरीबी से जूझने की चेष्टा की है। इस समस्या पर अब तक काबू न पा सकने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम वृद्धि और प्रगति की उस दर को प्राप्त नहीं कर सके जो पर्याप्त ऊंची हो। इस वृद्धि और प्रगति के जो लाभ पहुँचे हैं उनसे समस्या हल नहीं हुई। इन सुधारों का उद्देश्य यह है कि वृद्धि की दर की रफ्तार त्वरित हो जाए, परंतु चूंकि वृद्धि के लाभ पहुँचने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए मैंने यह फैसला किया कि केवल गांव के स्तर पर अलग से साधनों का एक पार्श्व टीका लगाया जाए, ताकि पहले के मुकाबले गांव के गरीब लोगों के लिए रोजगार पैदा करने तथा उनकी स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक समस्याओं पर कहीं अधिक ध्यान दिया जा सके। इसे बाईपास मॉडल कहा जाने लगा है, जो गांवों में गरीबी के एक महत्वपूर्ण कारण पर ध्यान देता है, अर्थात वर्ष भर गांव में पूर्ण रोजगार का अभाव, जिसके फलस्वरूप रोजगार ढूंढने के लिए गांव वाले गांव छोड़कर शहरों की ओर जाने को विवश होते हैं। विश्व भर में आमतौर पर सुधारों के साथ मुद्रास्फीति आती है। उसकी कठिनाइयों को पूरी तरह मिटाने की बात तो नहीं हो सकती, परंतु उन्हें कम करने के लिए मैंने नए सिरे से मजबूत बनाई गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया है, जिसके अंतर्गत गरीब लोगों को अनाज विशेष रियायती दरों पर दिया जाएगा। मुसीबत में पड़े कारखानों के मजदूरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष शुरू किया गया है। मुद्रास्फीति को न्यूनतम करने का कोई भी प्रयास छोड़ा नहीं गया। मैं यह चर्चा आपको इस बात की जानकारी देने के लिए नहीं कर रहा कि हमने क्या किया है, बल्कि इस बात पर जोर देने के लिए कर रहा हूं कि हमने आंख मूंद कर ये सुधार नहीं किए, बल्कि इस बात पर अच्छी तरह विचार करने के बाद किए हैं कि क्या कठिनाइयां सामने आ सकती हैं, और इस दिशा में समझते बूझते हुए प्रयास किए हैं कि उन कठिनाइयों को किस तरह कम किया जा सकता है, ताकि इन सुधारों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके। अंततः इन सुधारों की कसौटी यह होगी कि ये लाभ सभी तरफ पहुँचे हैं या नहीं। जब तक इन सुधारों का लाभ व्यापक रूप से न पहुँचे, मैंने जनता के उन वर्गों के हितों के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं जिन तक ये लाभ पहुँचने में समय लगता है। मेरे लिए वृद्धि की दर के आंकड़ों का कोई मतलब नहीं। मैंने तो शुरू से मानव हितों पर ध्यान दिया है और इसी दिशा में हमने अपने प्रयास आगे बढ़ाए हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम बड़ी सावधानीपूर्वक यह देखें कि समय समय पर हमारे सामने क्या बाधाएं आ सकती हैं और उनको तत्काल और प्रभावकारी ढंग से दूर करें। महोदय, मैं मानता हूं कि यदि हम चाहें कि किसी भी भाग को अपनी इच्छा के अनुकूल बना लें, तो यह संभव नहीं हो सकता। किसी भी देश में जितने लोग बसते हैं, उन लोगों के हृदय में जो भावनाएं पैदा होती हैं, उनमें जो विचार उठते हैं, उन्हीं से भाषा निकलती है। हिंदी कहिए या हिंदुस्तानी, दोनों ही हिंदुस्तान में पैदा हुई और आज भी चल रही हैं। इसलिए मैं सदा से
यह बात कहता आया हूँ कि किसी विदेशी शब्द को अपनी भाषा में न घुसने देने का विचार बिल्कुल गलत है। यदि कोई भी जीती जागती भाषा आगे बढ़ रही है, उन्नति कर रही है, तो उसमें बाहर के शब्द आए बिना रह नहीं सकते। यदि आप अंग्रेजी भाषा के किसी भी शब्दकोश को खोलकर देखें तो उसके अंत में 20-25 पृष्ठ परिशिष्ट के जोड़े जाते हैं। उन पृष्ठों में अंग्रेजी भाषा में जो नए नए शब्द आते हैं वे ही दिए जाते हैं। कुछ दिन हुए मुझे चैम्बर्स का एक पुराना शब्दकोश मिल गया। मैंने देखा कि आज का चैम्बर्स शब्दकोश पुराने शब्दकोश से दुगना मोटा था। पिछले 60 वर्षों में जितने नए शब्द लिए गए वे शब्द नए शब्दकोश में थे। विदेशी भाषा के जो शब्द प्रचलित हैं उन्हें यदि निकाल देने का प्रयास किया गया तो भाषा का रूप ही दूसरा होगा। हिंदी वालों का यह प्रयास कि अरबी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्द हिंदी में नहीं आने देने चाहिए उतना ही हानिकारक है जितना उर्दू वालों का यह प्रयास कि उर्दू में केवल अरबी और उर्दू भाषा के ही शब्द रखे जाएं, संस्कृत के नहीं। उसके साथ साथ हमको यह भी मानना होगा कि हिंदुस्तान में जो बहुत सी भाषाएं हैं वे अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे उत्तर भारत में मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगला, उड़िया तथा असमिया और दक्षिण में तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़। इन सब भाषाओं में संस्कृत के शब्द बहुत हैं। हिंदी को छोड़कर और किसी भी भाषा में उर्दू के शब्द नहीं मिलेंगे। देश में हिंदी को इस योग्य बनाना है कि लोग उसे सरलता से सीख सकें, इसलिए उसमें संस्कृत के शब्द लेने ही पड़ेंगे, उससे बचा नहीं जा सकता। हमारे संविधान में हिंदी की व्याख्या इस प्रकार दी गई है कि हम उसी भाषा को हिंदी मानते हैं जिसके मूल में संस्कृत है। यह कोई नई बात नहीं है, इससे सभी लोग मानते और समझते हैं। आज लोग कुछ ऐसी हिंदी लिखने लगे हैं जिसमें संस्कृत के बड़े बड़े शब्द अधिक आते हैं, जो मेरे जैसे आदमी को जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी है समझ में ही नहीं आते। जो व्यक्ति संस्कृत या अरबी भाषाओं में से किसी को भी अधिक नहीं जानते परंतु अच्छी हिंदी या हिंदुस्तानी लिख सकते हैं, उनको इतना समय नहीं कि वे संस्कृत और अरबी के बड़े बड़े शब्द लें। वे तो छोटे शब्दों में ही अपना काम निकाल लेते हैं। बड़े शब्द लेने हों तो वह दूसरी चीज़ है। विराम। तो दोस्तों ये 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन था। डिक्टेशन और आउटलाइन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। उस पर आपको अधिक से अधिक ऑडियो डिक्टेशन मिलेंगी, जिससे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको अधिक से अधिक डिक्टेशन मिलेंगी और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रही। तो दोस्तों मिलेंगे अगले डिक्टेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।